नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। कल हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इस अध्याय के अंतर्गत कल हमने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश जिस समय गद्दी पर बैठे उस समय जो समस्याएं उनके सामने थी, मसलन तुर्क अमीरों की समस्या, सेना का विश्वास प्राप्त करना, हिंदू सरदारों की समस्या, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उठने वाले विद्रोहों की समस्या, खोखर जाति की समस्या और सबसे अहम इल्तुतमिश के दुर्बल राज्य अधिकार, ये सभी कुछ ऐसे बिंदु थे जो इल्तुतमिश के राज्य अधिकार को पर्याप्त मान्यता नहीं दे रहे थे या उसको सत्ता पर बनाए रखने के लिए एक लंबे संघर्ष की आवश्यकता थी। इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठने के बाद सर्वप्रथम अपने विरोधी तुर्क अमीरों का दमन करना शुरू किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक और आसान विजय प्राप्त करने के बाद बहुत से अनेक विरोधी तुर्क अमीर जो उसे सुल्तान मानने से इनकार कर रहे थे और जो दिल्ली के आसपास अपने सैनिक दस्तों के साथ एकत्रित हो गए थे, उन विरोधी अमीर सरदारों पर अचानक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों को मौत की घाट उतार दिया गया और जो बचे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी और तराई के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों का भी दमन कर उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार शीघ्र ही इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को वैधानिक जामा पहनाना शुरू किया। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोहों को रोकने और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित करना शुरू किया। चूँकि इसमें शुरुआत में 40 लोग शामिल किए गए थे, इसीलिए इसे सरगान या दल चालीसा या चालीसा मंडल के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया। चूँकि दल के इन सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वह हमेशा इल्तुतमिश के प्रति निष्ठावान बने रहे। और दूसरे, इल्तुतमिश जो विरोधी अमीर थे, उनकी शक्ति को कुचलने के लिए उनके पैरेलल एक पूरा प्रशासनिक संगठन उसने खड़ा किया। उसके पश्चात उसका सबसे महत्वपूर्ण शत्रु या दुश्मन जो इस समय था, वह था ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का शासक था और गजनी के शासक होने के नाते भारतीय प्रदेशों को वो अपने अधीन मानता था। इसीलिए उसने इल्तुतमिश की गद्दी नशीनी के समय राजकीय चिन्ह इल्तुतमिश को भिजवाए, जिसका तात्पर्य था कि दिल्ली की सल्तनत गजनी के अधीन है। ये अत्यंत अपमानजनक था, परंतु इल्तुतमिश अभी इस अपमान का प्रतिशोध लेने की स्थिति में नहीं था। दूसरी तरफ यल्दौज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर और पंजाब के कई क्षेत्रों पर भी अधिकार जमा लिया था। इल्तुतमिश इस अवसर पर तटस्थ बना रहा और अवसर की तलाश में था। 1215 में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज को परास्त करके गजनी से भगा दिया। यल्दौज भागकर लाहौर आया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार जमाया।
उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था। अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया और तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों में एक घमासान संघर्ष हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद यल्दौज का वध कर दिया। इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। पहला, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया। दूसरा, भारत का मुस्लिम राज्य अब हमेशा के लिए गजनी के प्रभुत्व से मुक्त हो गया। यल्दौज के दमन के पश्चात एक और बड़ा शत्रु इल्तुतमिश का था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा भी ऐबक और यल्दौज और इल्तुतमिश की भांति गोरी का दास था और गोरी ने उसे उसका सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता और पराक्रम से मुल्तान, सिविस्तान और लगभग संपूर्ण सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से उसने विवाह कर ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर राजचिन्ह धारण कर लिए। इल्तुतमिश के लिए प्रबल प्रतिद्वंदी था। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीना। पराजित कुबाचा इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया, परंतु फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और इल्तुतमिश को उससे बराबर भय बना रहा। इसी बीच चंगेज खां से पराजित होकर ख्वारिज्म का शासक मंगबरनी भागकर पंजाब आया और उसने कुबाचा के राज्य में लूट मार कर उसे क्षति पहुंचाई। इधर मंगोलों ने भी मुल्तान में लूट मार करके उसको कमज़ोर कर दिया। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाया और उस और मुल्तान पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। कुबाचा भागकर सिंध पहुंचा। इधर इल्तुतमिश जुनैदी को बकर का घेरा डालने का काम सौंपा। 2 मास की घेराबंदी के बाद कुबाचा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उसने इल्तुतमिश से संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा, जिससे कुबाचा को संदेह हो गया और वह एक नाव में बैठकर सिंधु पार करने लगा, परंतु रास्ते में उसकी नाव डुबो दी गई। इस प्रकार कुबाचा का भी अंत हो गया और इल्तुतमिश ने सिंध, उच्च, मुल्तान और पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसके दोनों प्रबल दावेदार अब समाप्त हो गए। इसी समय एक और बड़ा संकट इल्तुतमिश के सामने आया, जिसको उसने अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के द्वारा दूर करने में सफलता प्राप्त की। 1221 में मंगोलों को संगठित कर चंगेज ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकार बताते हैं कि मंगोलों में भयानक बर्बरता और रक्त पिपासा विद्यमान थी। चंगेज की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का राजा कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की तरफ आया। युवराज का पीछा करते करते मंगोल भी भारत की सीमा पर सिंध नदी तक आ पहुँचे। जलालुद्दीन ने कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया और पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित कर पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद उसने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा और अपने स्वधर्मी होने का उल्हाना देकर इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास किया और उससे सहायता की मांग की। इल्तुतमिश के सामने दुविधापूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अपने स्वधर्मी शरणार्थी युवराज को सहायता न देने से एक तरफ मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी होना निश्चित था, परंतु दूसरी तरफ सहायता देने का अर्थ था बर्बर चंगेज खां को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करना। चंगेज खां एक तटस्थ राज्य पर आक्रमण करना चाहता नहीं था, इसीलिए उसने अभी तक सिंधु को पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहला दिया कि भारत की गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने दूसरी तरफ युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए
जोर शोर के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परख कर इल्तुतमिश से टकराना ठीक नहीं समझा और कुबासा के राज्य में लूटमार करके 1224 ईस्वी में फारस की तरफ लौट गया। उसके लौटते ही मंगोल भी उसके पीछे पीछे भारत को छोड़ गए। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अत्यंत सूझबूझ के साथ दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। कुबाचा की शक्ति के कमज़ोर हो जाने से उसने अपने राज्य का विस्तार करने का सुअवसर भी उसे मिल गया था। इसी के साथ ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से राज करने लगा और दिल्ली को अपना वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से उसने अनेक खिलजी सरदारों का दमन किया और अनेकों को मौत के घाट उतार दिया। परिणामतः खिलजी सरदार उसके दुश्मन बन गए और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दान का वध कर दिया और हिसामुद्दीन को अपना नया शासक बनाया। हिसामुद्दीन ने भी सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। हिसामुद्दीन ने बिहार पर आक्रमण कर जाजनगर, तिरहुत, कामरूप इत्यादि पर अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए। इन विजयों से उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इल्तुतमिश प्रारंभ से ही पूर्वी भारत पर निगाह रखे था और मंगोलों के संकट के समाप्त होने और यल्दोज और कुबाचा के दमन के पश्चात उसने पूर्व की ओर अभियान शुरू किया। शीघ्र ही उसने बिहार पर अधिकार किया और बंगाल की तरफ बढ़ा। इवाज ने युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, परंतु इल्तुतमिश के आते ही उसने उसके साथ संधि कर ली। इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया, वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया और स्वतंत्र शासक के राज के चिन्हों और उपाधियों को भी त्याग दिया। इससे संतुष्ट हो इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर वापस लौट गया, परंतु लौटते ही हिसामुद्दीन ऐवाज ने पुनः बिहार पर आक्रमण किया और मलिक जानी को खदेड़ दिया। इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन को, जो अवध का सूबेदार था, को इवाज के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया। महमूद शाह एक योग्य पराक्रमी युवक सेनानायक था और अवध के हिंदू सरदारों का दमन कर चुका था। 1226 में नासिरुद्दीन ने इवाज की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर उस पर अधिकार जमा लिया। युद्ध में हिसामुद्दीन इवाज मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन राजकुमार महमूद को सौंप दिया। इस और 1229 में इस प्रतिभाशाली राजकुमार की मृत्यु हो गई और खिलजी सरदारों ने बंगाल में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इनमें से मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का बंगाल का शासक बना। 1230 में पुनः इल्तुतमिश ने बंगाल पर अभियान किया, जिसमें बल्का को मारकर बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन स्थापित किया गया और मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी के वापस लौटने के बाद सैफुद्दीन कारगिल को पश्चिमी पंजाब में अपना अधिकारी नियुक्त कर गया था। अतः मंगबरनी के लौटने के पश्चात पंजाब के खोखरों से मैत्री स्थापित कर अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। इधर इल्तुतमिश कुबाचा का दमन करने के बाद सैफुद्दीन और खोखरों के खिलाफ अभियान किया और इल्तुतमिश ने उनका दमन करने की शक्तिशाली सेना भेजी। भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया गया और सियालकोट, जालंधर और नंदनाग के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर दिया। खोखरों पर नियंत्रण करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में नई सैनिक चौकियां स्थापित की गई और नासिरुद्दीन एतगीन को नंदना में नियुक्त किया। खोखरों के अनेक गांव तुर्क अमीरों को जागीरों में दे दिए गए, जिससे स्थायी शांति और व्यवस्था कायम हो गई। इसी प्रकार गौरी की मृत्यु के बाद राजपूत और हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली होने लग गए थे, क्योंकि ऐबक को अपने अल्प शासन काल में उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही का समय नहीं मिला।
इल्तुतमिश भी 1225 तक विभिन्न समस्याओं में उलझा रहा। 1226 में कुबाचा, यल्दोज, मंगोल और खोखरों का दमन करने के बाद उसने राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर आक्रमण कर अधिकार किया। उसके बाद 1230 में उसने जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ और सांभर को जीता और दिल्ली में मिला लिया और जालोर और दूरस्थ राज्यों को अधीनता स्वीकार करने और वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को वापस लौटा दिया। इन्हीं विजयों से उत्साहित होकर 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और मंगल देव को पराजित कर ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर अधिकार के बाद कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का राजा सुल्तान की सेना के आते ही कालिंजर छोड़कर भाग गया और आसानी से दिल्ली की सेना का दुर्ग पर अधिकार हो गया। परंतु यह अधिकार अस्थायी रहा और कालिंजर के चंदेलों ने शीघ्र ही तुर्क अधिकारियों को खदेड़ कर पुनः कब्जा कर लिया। इसी प्रकार 1233-34 में इल्तुतमिश ने नागदा के गोहिलोत और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध भी अभियान किए। उनमें उसे पर्याप्त सफलता नहीं मिली। 1234-35 में उसने इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया और भीलसा दुर्ग और नगर को जीता। भीलसा में ही 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर को उसने तोड़ा। उसके बाद इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और इस नगर पर अधिकार कर महाकाल के विख्यात मंदिर को भी नष्ट कर दिया। इस लूट से सुल्तान को बहुत धन मिला। कटिहार, दोआब, अवध और बिहार में हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने थे और उनके समय मुस्लिम अधिकारियों को तंग करते थे। अंत में खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सभी दावेदारों को परास्त करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के पश्चात भी इस्लामी कानून के हिसाब से उसका राज्य अधिकार निर्बल था, क्योंकि वह एक दास था। अतः उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्म अधिकारी माना जाता था, से वैधानिक मान्यता प्राप्त करने का निवेदन किया। बगदाद के खलीफा अल इमाम मुत्तसिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार किया। उसको नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की। इसके लिए उसको खिल्लत भी भेजी गई। इस घटना का अपना अलग ही राजनीतिक महत्व है। खलीफा की स्वीकृति से उसका वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करना धर्म की अवहेलना के समान हो गया। अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया जो उसे दास बनाकर उसके राज्य अधिकार की आलोचना करते थे। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से मुस्लिम संसार में भी उसका मान सम्मान बढ़ गया। इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ थीं। उन सब पर विजय प्राप्त करके वह दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में सफल हुआ। इल्तुतमिश की सफलता के संदर्भ में कहा जा सकता है, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का इतिहास सही अर्थों में इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में जो दिमागी तस्वीर बनाई थी, उसको इल्तुतमिश ने एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत को ठोस आधार प्रदान करने और अपने विरोधियों पर विजय पाने में कई कारण से इल्तुतमिश को सहयोग दिया। पहला, उसकी योग्यता, उसका सैनिक पराक्रम, उसका नेतृत्व और उसकी दृढ़ता थी। दूसरा, उसके विरोधियों में एकता का अभाव था। उसके शत्रु उसे शक्तिशाली कम नहीं थे, परंतु वे इल्तुतमिश के विरुद्ध अपने आप को संगठित नहीं कर पाए और न ही इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति के द्वारा उन्हें संगठित होने का अवसर दिया। इसी प्रकार मध्य एशिया की अराजकता से भाग कर आने वाले अनुभवी शासन अधिकारियों को अपनी सेवा में उसने नियुक्त किया। इन अनुभवी लोगों के माध्यम से वह एक उत्तम शासन प्रणाली का सूत्रपात कर सका। चौथा कारण उसकी कठोर शासन नीति थी। उसके लिए उसे बर्बरता और क्रूरता का सहारा भी लेना पड़ा, किंतु उसके परिणाम अच्छे निकले। एक सैनिक से लेकर सूबेदार और बड़े अधिकारी सभी अनुशासित हो गए। पांचवा कारण खलीफा द्वारा उसके पद और राज्य को मान्यता देना था, जिसके कारण सारा मुस्लिम जगत उसको सुल्तान मानने लगा और किसी भी मुस्लिम अमीर, तुर्क अमीर में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो उसकी खिलाफत करे, क्योंकि अब उसकी खिलाफत करने का मतलब था मुस्लिम धर्म की अवज्ञा करना और खलीफा की अवज्ञा करना। इस प्रकार अंत में
जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी था वो था उसके दल चालीसा का गठन। दल चालीसा में नियुक्त किए गए स्वामी भक्त लोगों ने हमेशा उसका साथ दिया और पुराने विरोधी अमीरों को संतुलित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय हिंद, जय भारत। आगे के बिंदुओं पर हम आगे के व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।